स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, क्षमता परीक्षा से पूर्व सभी नियोजित शिक्षकों को अपनी सेवा पुस्तिका अद्यतन कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे नियोजित शिक्षक जो है बीपीएससी को ज्वाइन किए और कई सारे नियोजित शिक्षक नहीं ज्वाइन किए। इसके पीछे बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है सेवा विस्तार यानी कि जो अपना सीनियरिटी का लाभ खोना नहीं चाहते थे। जो सर्विस किया था नियोजित शिक्षकों ने 5 साल 10 साल या 15 साल 18 साल जो 2003 में ज्वाइन किए हैं, उनका 21 साल सेवा हो चुका है, तो उस सेवा को वो खोना नहीं चाहते थे। और मन में ये आस थी कि आज सरकार जो है प्रशिक्षण तिथि से जो है वरीयता का लाभ दे रही है और कल हम उनसे जो है योगदान के तिथि से अपने सारे लाभ को ले लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो इन सारे लाभ को लेने के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके सर्विस को बताएगा, वो होगा सेवा पुस्तिका। तो सेवा पुस्तिका को जब तक आप अप टू डेट नहीं करेंगे, अद्यतन नहीं करेंगे, तो आपने क्या सर्विस किया, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, कब आपको इंक्रीमेंट मिला, कितना आपने अर्जित अवकाश ग्रहण किया है, कब आपका 7th पे 5th सेशन में कितना सैलरी बना था, तो सारी बातों को आपको जानना काफ़ी कठिन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, इन बातों को जानने के लिए सेवा पुस्तिका का अद्यतन करना जरूरी है। जो शिक्षक बीपीएससी से ज्वाइन कर लिए हैं, नियोजित शिक्षक है, उनको भी कर लेना अद्यतन जरूरी है, क्योंकि उनको भी हो सकता है आने वाले भविष्य में जो है सेवा निरंतरता का लाभ दे सरकार, तो उनको ये लाभ लेने के लिए इसी सेवा पुस्तिका की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल उन्हें विरमण जो मिला है तो वो भी आपको इसी सेवा पुस्तिका में दर्ज करना होगा। तो सभी नियोजित शिक्षकों के लिए, चाहे वो बीपीएससी ज्वाइन कर चुके हैं या नहीं ज्वाइन किए हैं, उनके लिए सेवा पुस्तिका अद्यतन करना जरूरी है। खास करके जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए टाइमलाइन है कि सक्षमता परीक्षा से पूर्व उनको सेवा पुस्तिका अद्यतन कर लेना है। तो देख लेते हैं किस तरह से अद्यतन होगा। सबसे पहले इस पत्र को देख लेते हैं जिसमें यह बताया गया है कि आपको सेवा पुस्तिका अद्यतन करना है। किस तरह से करना है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा से पूर्व जो है नियोजित शिक्षकों को सेवा पुस्तिका को अद्यतन कर लेना है। यहाँ पर आप पत्र देख रहे हैं कि 135 पटना दिनांक 15/1/2024 के आदेशानुसार प्रखंड एवं पंचायत के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा अनुशंसित है और इस परीक्षा के सन्निकटता को देखते हुए सभी पंचायत शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा से पूर्व सेवा पुस्तिका अद्यतन करना आवश्यक है। अतः सभी शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने बीआरसी में सेवा पुस्तिका को अद्यतन करवा लें, जिसमें मुख्य रूप से 7वां वेतन निर्धारण डीपीई या प्रशिक्षण, 15% वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि और अर्जित अवकाश, ये सारे बातें को उनको दर्ज करवाना है। और इसका टाइमलाइन कब तक दिया है जो है कि सक्षमता परीक्षा परिणाम से पूर्व इस कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। तो ये बातें हो गई कि आपको एक पत्र निकला है। ये पत्र भले ही सहरसा नौहट्टा से, लेकिन पूरे बिहार के लिए लागू है, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकृत सूचना संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 अंश 2 135 के अंतर्गत ये पूरे बिहार पर लागू होता है और धीरे धीरे आज से कल में निकल जाएगा, क्योंकि ई शिक्षा कोष पर सभी जिलों के डीपीओज के द्वारा पत्र निकाला गया है सभी 534 प्रखंडों के लिए और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए। वो अपना सेवा पुस्तिका को अद्यतन कर ले, वो अपने ई शिक्षा कोष पर डाटा अप टू डेट कर ले, क्योंकि सक्षमता परीक्षा जल्द शेड्यूल निकलने वाला है। और उससे पूर्व नियोजित शिक्षकों को अपना व्यक्तिगत लाभ जो है उनको मिले, क्योंकि जब वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जाएंगे, राज्यपदवी का दर्जा में जाएंगे, तो कितना दिन उन्होंने नियोजित शिक्षक के रूप में जो है पंचायत नियोजन इकाई के नियमावली के अंतर्गत काम किया और उसके बाद फिर कब से उन्होंने नया सेवा में गया और अब अभी जो उन्होंने काम किया है, तो कब उनको 7वां वेतन आयोग मिला, कब उनको महंगाई भत्ता 42% मिला, कब 46% मिला। ये सारी बातें जो है इसी सेवा पुस्तिका के द्वारा पता चलेगी। सबसे बड़ी बात, जो अर्जित अवकाश, जिसको आप राज्यकर्मी बनने के बाद आपको उसका राशि मिलेगा, तो वो राशि भी आपको इसी सेवा पुस्तिका में से मिलेगी, क्योंकि अर्जित अवकाश का विवरण भी सेवा पुस्तिका में ही दर्ज करना होगा। तो चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किन किन बिंदुओं पर आपको सेवा पुस्तिका अप टू डेट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि किन बिंदुओं पर आपको सेवा पुस्तिका को अप टू डेट कर लेना है।
तो एक बड़ा आपके बीच, जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सेवा पुस्तिका अप टू डेट करने से जो संबंधित बातें निकल करके आ रही है, थोड़ी सी व्यवधान हो सकती है। सक्षमता परीक्षा से पूर्व सर्विस बुक जो है आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 15% वेतन वृद्धि से लेकर के जो है राज्यकर्मी का दर्जा बनने तक जो है सारी बातों को, ईएल को आपको सेवा पुस्तिका में दर्ज करना है। जी हाँ फ्रेंड, 15% वेतन वृद्धि के लिए पे स्लिप को पहले डाउनलोड कर लेना है और उसको चिपकाने से पूर्व सेवा संबंधी सभी जानकारी को सर्विस बुक में अप टू डेट कर लेना है। सर्वप्रथम डिजिटल साइन 15% पे स्लिप नीचे लिंक पर डाउनलोड कर लें। इनके लिए यहाँ पर लिंक भी दिया जा रहा है, जिनके पास नहीं है वो इस लिंक का यूज़ करके डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस बाबत जो है यहाँ पर नियोजित टीचर बीपीएससी टीआरई एचएम एजुकेशन पर जाना होगा। जी हाँ फ्रेंड, और जो साथी करवा लिए होंगे 15% फिक्सेशन, लगभग सभी साथी ने करवा लिया, तो उनको इस पॉइंट पर काम करने की जरूरत नहीं है। सर्विस बुक में क्या लिखना है, 7th पे फिक्सेशन के बाद 15% चिपकाने से पहले सर्विस बुक में क्या लिखा जाएगा। सेवा पुस्तिका में मुख्य रूप से EL1 और EPF के विषय में जानकारी लिखाया जाएगा। EL में क्या होगा, तो एक दिनांक 31/12/2017 से 31/12/2019, 1/1/2020 से 31/12/2021 तक जो है सेवा के बारे में जानकारी देनी होगी। अर्जित अवकाश आपको प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत 11 दिनों के लिए प्रत्येक वर्ष में अर्जित अवकाश करते हुए अधिकतम 120 दिन तक अर्जित अवकाश मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, खास करके हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन, जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा कर चुके हैं। 102 वर्ष की सेवा के बाद प्रत्येक साल में 11 दिन, यानी कि 12 साल 13 साल उनका सेवा हो गया, तो पूरा 120 दिन का अर्जित अवकाश मिल गया है। फिलहाल जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में उनको 300 दिनों का अर्जित अवकाश मिलेगा। तो ये अर्जित अवकाश उनको जब रिटायर करेंगे तो पर डे का जितना सैलरी होगा उतना दिन का, यदि ये अर्जित अवकाश नहीं लेंगे अपने सेवा अवधि में, तो उसकी राशि मिलेगी। जो है पुराने नियमित शिक्षक हैं उनको 10-10 लाख 12-12 लाख का अर्जित अवकाश का 300 दिनों का राशि मिलता है। तो ये अर्जित अवकाश और EPF का विवरण आपको सेवा पुस्तिका में देना है। ये बड़ी बात निकल रही है। दूसरी बात यहाँ पर लिखने के लिए EPF स्कीम 1952 के प्रावधान को दिनांक 1/9/2020 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय, क्योंकि उससे पहले नियोजित शिक्षक जो थे वो UTI से आच्छादित थे। तो UTI वाले जो UTI को छोड़ दिए हैं या नहीं छोड़े हैं, 1 सितंबर 2020 से उन्होंने EPF को ज्वाइन किया था, तो EPF का भी विवरण आपको सेवा पुस्तिका में देना है। जी हाँ फ्रेंड, 7th पे फिक्सेशन के बाद 31/12/2017 से 31/12/2021 तक 15% पे वृद्धि फिक्सेशन से पहले तक नियोजित शिक्षकों को सेवा पुस्तिका संधारित करने से संबंधित निर्देश नोट, इससे दर्ज मूल वेतन को आप अपने अनुसार दर्ज करें। जिला परिषद, जिला माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों उपस्थिति पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर श्री अपना नाम देना है। जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक की सेवा दिनांक 31/12/2017 से 31/12/2019 तक सत्यापित की जाती है। और नीचे हेडमास्टर का साइन होगा और फिर BO प्रधानाध्यापक का भी साइन के साथ BO भी बगल में यहाँ पर साइन कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड, यदि और बाद में क्या है DPO साइन करेंगे। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के अधिसूचना संख्या 1110 दिना 20/8/2020 के 18/6 के आलोक में प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत 11 दिनों का प्रत्येक वर्ष में छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों का अर्जित अवकाश अनुमानित किया जाता है। यानी आपको वो वहाँ पर क्लियर कर देंगे कि आपको 120 दिन का अवकाश मिल चुका है अर्जित अवकाश। जब वो आपको भजने के क्रम में आएगा, जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे तो उसका आपको राशि मिलेगा। प्रधान का हस्ताक्षर मोहर यहाँ पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आपको दिखा देते हैं फ्रेंड, क्या कुछ भरना है। अपर सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1181 दिनांक 11/9/2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29/8/2020 के आलोक में EPF स्कीम 2052 के प्रावधान को 1 सितंबर 2020 के प्रभाव से लागू करने का संसूचित है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लेंगे और इसको जो है अभिलेखों के आधार पर सेवा सत्यापित कर दी जाएगी। और इन्हीं सारे बातों को इस तरह से लिखना है सेवा पुस्तिका में। यहाँ पर आप प्रारूप देख रहे हैं, 120 दिन का अर्जित अवकाश अनुमानित किया जाता है। यहाँ पर जब हेडमास्टर और BO साइन कर देंगे तो आपको आपकी सेवा में आपने कितना अर्जित अवकाश प्राप्त किया है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि EPF आपको 1 सितंबर 2020 से, यदि आप सेवा पुस्तिका नहीं अद्यतन करवाए हैं EPF, तो यहाँ पर EPF के विषय में विवरण डाल देंगे। या प्रधान का मोहर और हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर उसके बाद
बीओ साहब करेंगे, फिर डीपीओ स्थापना। ठीक उसी तरह से प्रत्येक साल जो है 22 से 23 से 24 से 3% वार्षिक वृद्धि हर एक साल आपको मिला है, तो जब से मिला है आप उसको अद्यतन कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये सारी बातें जो है अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कोटि के शिक्षकों के लिए तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन सामान्यतः सभी शिक्षकों के लिए एक ही होगी। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जो इसकी काम करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।